कश्मीर के गवर्नर थे और गवर्नर भी किसी और ने अपॉइंट नहीं किया उनको। गवर्नर इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको अपॉइंट किया था। ध्यान से एनालाइज करें तो एक सबसे बड़ी चीज ये है कि उन्होंने सरकार से और गृह मंत्रालय से मांग की थी कि जवानों को ले जाने के लिए विमान दिए जाएं और हेलीकॉप्टर दिए जाएं। अगर विमान और हेलीकॉप्टर दिए जाते तो शायद ये हादसा नहीं होता, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट थे कि जवानों के ऊपर कोई बहुत बड़ा हमला हो सकता है। दूसरी चीज उनके जो खुलासे में आई कि उन्होंने बहुत सारी करप्शन की ऐसी चीजें थी कि प्रधानमंत्री ऑफिस से और उनकी तरफ से ही उनको डायरेक्शन हुआ कि दलालों से मिले, बात करें और दलालों को काम दें, दलालों के थ्रू काम करें। सुरक्षा में चूक हुई, हमारे 40 जवान शहीद हुए। उन जवान के शहीदों में कहीं ना कहीं रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय दोनों बिल्कुल उनका अगर हम उसकी फेस वैल्यू पे ले तो दोनों दोषी नजर आते हैं। अगर दोनों ने समय पे कार्रवाई की होती तो शायद 40 जवानों की शहादत नहीं होती। पहली चीज, जो खुलासा और उनका बयान देखें तो इससे तो यही लगता है कि खाने के लिए वो खुद प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने दलालों से उनको बोला कि आप दलालों से मिलिए, दलालों के थ्रू काम करिए। और जितेंद्र सिंह के ऊपर भी आरोप लगाया, जो कि पीएमओ में मंत्री हैं, कि पीएमओ में मंत्री हैं और वो खुद ही दलाली का काम करते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के चुनाव में बहुत अनकंफर्टेबल स्थिति में आ रही थी। इसको दबाने के लिए अब जब किसी चीज को दबाना होता है तो उससे बड़े मुद्दे की जरूरत पड़ती है। अब कोई पार्टी नहीं पलटेगी सत्ता को, जनता पलटेगी, क्योंकि जनता अच्छी तरीके से जान चुकी है। जैसा एक रंगा हुआ शेर होता है ना, वो कभी अपने शेरों के झुंड में उसमें चीता में शामिल हो गया, लेकिन अब कलर उतर जाता है तो वो शेर दिखाई देने लगता है। तो ये सरकार और आज की जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनका भी कलर उतर गया। अच्छा, अब ये बिल्कुल शेर की तरह दिखाई देने लगे हैं। तो अब जब शेर दिखाई देने लगा है तो जनता को तो पता लग गया कि वायदे सारे झूठे थे, जो बातें आपने की गई सब झूठी थी। आपने तो जनता के लिए कुछ काम ही नहीं किया। आपने नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देख रहे हैं संचार इंडिया। जी हां, जिस तरीके से देश भर में तमाम खबरों से पहले अगर बात करें, जिस तरीके से ध्यान यूपी में अतीक और अशरफ की हत्या पर जाता है, उससे पहले सतपाल मलिक यानी गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर ने एक सनसनीखेज खुलासा यानी कि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, जो कहा उसको लेकर जो है खुलासे से सरकार कहीं न कहीं पसीना पसीना हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उनकी खुलासे का असर किसी भी न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं दिखा। किसी भी देश में बड़े-बड़े पत्रकार, बड़े-बड़े जो न्यूज़ मीडिया यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, खबर हेडलाइंस बननी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं बनी। दूसरी तरफ जो है राहुल गांधी का मुद्दा, लेकिन सारे मुद्दे को दबाकर अब उत्तर प्रदेश में अतीक अशरफ जो है आगे निकल गए हैं। क्या असर है, कैसे हुआ, और बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि दबा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील बीवी गौतम जी हमारे साथ हैं, जो कि जानेंगे कि किस तरीके से जो है अपनी राय रख रहे हैं। सर, स्वागत है सबसे पहले आपका। जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सतपाल मलिक ने एक इंटरव्यू देते हैं और खुलासा करते हैं कि पुलवामा में 40 जवान के साथ में किस तरीके से जो है अंजाम दिया गया, क्या कहें? देखिए, एक सत्यपाल मलिक जो हैं उस समय एक संवैधानिक पद पर थे और जम्मू और कश्मीर के गवर्नर थे। और गवर्नर भी किसी और ने अपॉइंट नहीं किया उनको। गवर्नर इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको अपॉइंट किया था। उनको एक संवैधानिक जिम्मेदारी दी थी और एक आदमी उनका जो खुलासा उन्होंने किया, जो बातें बताई, आप उनको अगर ध्यान से एनालाइज करें तो एक सबसे बड़ी चीज ये है कि उन्होंने सरकार से और गृह मंत्रालय से मांग की थी कि जवानों को ले जाने के लिए विमान दिए जाएं और हेलीकॉप्टर दिए जाएं। अगर विमान और हेलीकॉप्टर दिए जाते तो शायद ये हादसा नहीं होता, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट थे कि जवानों के ऊपर कोई बहुत बड़ा हमला हो सकता है। दूसरी चीज उनके जो खुलासे में आई कि उन्होंने बहुत सारी करप्शन की ऐसी चीजें थी कि प्रधानमंत्री ऑफिस से और उनकी तरफ से ही उनको डायरेक्शन हुआ कि दलालों से मिले, बात करें और दलालों को काम दें, दलालों के थ्रू काम करें। तो उन्होंने दलालों के थ्रू काम करने से मना कर दिया। तो उन्होंने दो चीज कही, एक तो ये कि कहीं ना कहीं जो सुरक्षा में चूक हुई, हमारे 40 जवान शहीद हुए। उन जवान के शहीदों में कहीं ना कहीं रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय दोनों बिल्कुल उनका अगर हम उसकी फेस वैल्यू पे ले तो दोनों दोषी नजर आते हैं। अगर दोनों ने समय पे कार्रवाई की होती
तो शायद 40 जवानों की शहादत नहीं होती, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसा लगता है कि जब प्रधानमंत्री बने 2014 में, मोदी जी का एक बड़ा बयान मशहूर हुआ था और उनके जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या उनका जो तंत्र है, उस तंत्र पे एक बड़ी चीज प्रचारित की गई थी कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। हाँ। लेकिन अब ये, अगर ये आप सत्यपाल मलिक जी का उनका जो खुलासा और उनका बयान देखें, तो इससे तो यही लगता है कि खाने के लिए वो खुद प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने दलालों से उनको बोला कि आप दलालों से मिलिए, दलालों के थ्रू काम करिए, और जितेंद्र सिंह के ऊपर भी आरोप लगाया, जो कि पीएमओ में मंत्री हैं, कि पीएमओ में मंत्री हैं और वो खुद ही दलाली का काम करते हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके खुलासे से स्पष्ट होता है। और ये खुलासा इस तरीके का था कि उसने राजनीति में एक बहुत बड़ी हलचल मचा दी। दूसरा, इसके पहले मुद्दा राहुल गांधी का चल रहा था। अब ये दो ऐसे बड़े मुद्दे हो गए, इनकी वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के चुनाव में बहुत अनकंफर्टेबल स्थिति में आ रही थी। इसको दबाने के लिए अब एक, जब किसी चीज को दबाना होता है तो उससे बड़े मुद्दे की जरूरत पड़ती है। तो अतीक का मुद्दा सामने आ गया। हालांकि उसका अगर आप सही तरीके से एनालाइज करें, इसको दो तरीके से लोग देख रहे हैं। कुछ लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि जो अंधभक्त है या जो हिंदू आबादी के ऊपर जो टारगेट है, उससे कहीं इनको ज्यादा वोट मिलेंगे या ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। लेकिन जो एक देश का समझदार आदमी है, वो इस तरीके से देखता है कि एक मुख्यमंत्री है, एक सरकार है चुनी हुई, लेकिन उस चुनी हुई सरकार का लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? एक आदमी अगर सुरक्षा घेरे में उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका मर्डर कर दिया जाता है, 3 लड़के आते हैं, मर्डर कर जाते हैं और कहते हैं कि हम माफिया बनना चाहते हैं, इसको मार के, और पुलिस खड़ी हुई तमाशा देख रही है। एक गोली पुलिस की तरफ से नहीं चली है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा लगता है कि ये या तो स्टेज मैनेज शो है, या सरकार का और पुलिस का पूरा फेल्यूर है। मुख्यमंत्री पूरी तरह से फेल है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति नहीं है आज के समय में। अगर एक अपराधी, ये तो वीआईपी अपराधी हैं, इनको कहीं ना कहीं संरक्षण, अतीक जैसे लोग जो है, ये वीआईपी अपराधी होते हैं। इनको सरकार से, और ये अपराधी बनते इसी तरीके हैं क्योंकि सत्ता का सहारा होता है। आप उदाहरण का देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर आप देखिए तो उनके तकरीबन 150-200 करीब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, 150-200 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए हैं जिनके ऊपर हत्या के अपराध के मुकदमे हैं, सब वीआईपी हैं। अब ऐसे वीआईपी की अगर हत्या पुलिस के घेरे में हो सकती है, तो इसका मतलब ये कि या तो उसके पीछे कराई गई है, या आपकी सुरक्षा में इतनी कमी है कि आपकी कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ही नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है सर, जिस तरीके से सतपाल मलिक ने खुलासा किया, उसके बाद जो है असर दिखना चाहिए था। और उन्होंने कई इंटरव्यू में, दूसरे इंटरव्यू में भी कहा कि मैं उम्मीद करता था कि दूसरे प्रिंट मीडिया में हेडलाइंस बनेगी एक बात, लेकिन दूसरे दिन अखबार से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सबसे नदारद थी। क्या ये खुलासे जब सतपाल मलिक जब सीट पर थे, सत्ता में थे, जब अपने पोजीशन पर थे, तो क्यों नहीं बोल पाए होंगे? देखिए क्या होता है कि जब आदमी एक संवैधानिक पद पे होता है तो उसकी कुछ मर्यादा होती हैं, और वो मर्यादा के तहत बंधा होता है। तो बहुत सी चीजें वो मर्यादा के तहत बंधा होता है, नहीं कर पाता। आप देखेंगे बहुत से लोग जब अपनी आत्मकथा लिखते हैं, तो आत्मकथा में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो सत्ता में या पद में रहते हुए वो नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते। कहीं ना कहीं उनके पैरों में बेड़ियां लगी होती हैं, और यहाँ तो डबल बेड़ी है। एक तो संवैधानिक पद पे रहने की बेड़ी जी, और दूसरी जिस नेता के आप अंडर में काम कर रहे हैं। आप देखिए ना, आज की सरकार खाली नाम मात्र की सरकार है, सत्ता खाली एक ही जगह प्रधानमंत्री ऑफिस में केंद्रित है। अच्छा, किसी मंत्री को ना तो कोई पावर है ना कोई कुछ है। तो आप ऐसे में बोलिए, जब बेड़ियां लगी हुई हैं तो कोई कैसे बोल पाएगा? एक, और दूसरी चीज, आप पत्रकार है, आप खुद जानते हैं आज लोग आप लोगों को क्यों देखते हैं, सोशल मीडिया पे आपकी खबरों को क्यों देखते हैं? क्योंकि मीडिया तो सारा बिका हुआ है। मीडिया सारा गोदी मीडिया, जिसको आजकल नाम दिया गया है सारी। मैं आपको बताऊं, मैं जब तक एनडीटीवी अडानी ने नहीं खरीदा था, मैं एनडीटीवी को सबसे निष्पक्ष समझता था और देखता था, रोज देखता था। लेकिन जिस दिन से अडानी ने खरीद लिया उसको, उसके बाद से उसकी न्यूज का नेचर बदल गया। मैंने देखना बंद किया, और मेरी तरह लाखों लोग होंगे शायद, उन्होंने एनडीटीवी को देखना बंद कर दिया होगा। तो अब उन न्यूज को देखते कितने लोग हैं? शायद आपके व्यूअरशिप उन लोगों से ज्यादा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सच्चाई रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें सच्चाई नहीं है, वो तो एक स्पॉन्सर्ड खबर है। इसका क्या असर देखने को मिल सकता है? क्या 2024 में तख्ता पलट करने के लिए इस तरीके के कदम सतपाल मलिक की तरफ से उठाए जा रहे हैं, बगावत पर उतर आए हैं? क्या आप एनालिसिस कर सकते हैं? देखिए, ये एक, मुझे तो लगता है, ये आपको अगर याद होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, बीबी गिरी को श्रीमती, एक कांग्रेस थी, कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट नीलम संजीव रेड्डी थे जी जी, और श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस समय अपने कैंडिडेट निर्दलीय बीबी गिरी को खड़ा कर दिया, और लोगों से बोला कि आत्मा की आवाज पर वोट दीजिए, अंतरात्मा की आवाज पर वोट दीजिए। वोट दिया गया, कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट नीलम संजीव रेड्डी हार गए राष्ट्रपति का चुनाव, बीबी गिरी जीत गए। तो
आज भी स्थिति ये है कि मुझे लगता है कि ये शायद सारे दलों को सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में भी 70-80% लोग कसमसा रहे हैं। उनकी आत्मा उनको कचोट रही है कि वो क्या कर रहे हैं। वो जनता के भले के लिए चुन के आए हैं, उनको जनता ने चुना है, एमएलए या एमपी या मंत्री बने उसकी वजह से, लेकिन क्या वो अपनी ड्यूटी को निष्पक्ष तरीके से कर पाए? अब लड़ाई ये राजनीतिक लड़ाई नहीं रह गई है। अब कर्नाटका से आपको इसका असर दिखाई देना चाहिए। ये लड़ाई जनता और आज की सत्ता के बीच में है। अब कोई पार्टी नहीं पलटेगी सत्ता को, जनता पलटेगी, क्योंकि जनता अच्छी तरीके से जान चुकी है। जैसा एक रंगा हुआ शेर होता है ना, वो कभी अपने शेरों के झुंड में उसमें चीता में शामिल हो गया, लेकिन अब कलर उतर जाता है तो वो शेर दिखाई देने लगता है। तो ये सरकार और आज की जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनका भी कलर उतर गया। अच्छा। अब ये बिल्कुल शेर की तरह दिखाई देने लगे हैं। तो अब जब शेर दिखाई देने लगा है तो जनता को तो पता लग गया कि वायदे सारे झूठे थे। जो बातें आपने की गई सब झूठी थी। आपने तो जनता के लिए कुछ काम ही नहीं किया। आपने जो काम किया 2-4 लोगों के लिए किया और उस सब नीतियों का नतीजा सामने है। तो अब ये लड़ाई जो है ना, ये किसी विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जनता अपने आप करेगी। जैसे आपको बताएं 1977 में जब चुनाव हुआ इमरजेंसी के बाद, उस समय भी यही हुआ था। सारा विपक्ष मिल गया था। लोगों ने ये नहीं देखा कि कैंडिडेट कौन खड़ा है, लोगों ने ये देखा कि कांग्रेस को हराना है। लोग नशबंदी से दुखी थे, इमरजेंसी में जो जाति हुई थी उससे दुखी थे, हरा दिया। तो कहना चाह रहे हैं आप बीजेपी से दुखी हैं? बिल्कुल सीधी सी बात है। हर आदमी देखिए, आप अपने अंतरात्मा से पूछते देखिए क्या आप खुश हैं? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप अपनी अंतरात्मा से देखिए कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, कहीं भी आप जब खुश नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ या कोई भी आदमी खुश नहीं है, तो ये आम जनता की स्थिति है। लेकिन सर